हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, इस लेक्चर में पिछले जो आपका लेक्चर था उसमें हमने फोर्स के कॉन्सेप्ट को जाना था। फोर्स क्या होता है, पुल और पुश में हमने इसे डिफाइन किया था। इसके बाद हमने ये देखा था कि जब भी बल लगता है तो इंटरेक्शन यानी अन्योन क्रिया के कारण लगता है, यानी जब भी बल लगाया जाता है तो अन्योन क्रिया के कारण ही वो लगता है। इसके बाद हमने जाना था कि जब भी बल को एक ही दिशा में लगाया जाता है, यानी एक से अधिक बल लगा रहे हैं और एक ही दिशा में लगा रहे हैं, तो बल क्या होता है, बढ़ता है। वहीं विपरीत दिशा में बल लगाने पर बल घटता है। ठीक है, इस बारे में हमने जाना था। इसके बाद हमने ये देखा था कि जो आपका बल होता है वो किस तरीके से वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन करता है, किस तरीके से एक रुकी हुई वस्तु को गतिमान करता है तथा गतिमान वस्तु की जो है स्पीड को चेंज करता है और दिशा को भी बदलता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देख लिया था। इसके बाद हम देख रहे थे कि किस तरीके से जो है बल के कारण वस्तु के आकार में भी परिवर्तन आता है। ठीक है, इस बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने इस टेबल को फिल कर दिया था। हमने देखा था कि किस तरीके से बल लगाने पर चीजों की आकृति में बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, in all these examples you saw that the application of force on an object may change its shape. अब हमने जो यहाँ पे उदाहरण देखे थे, कल हमने टेबल फिल करी थी और क्या देखा था, क्या निष्कर्ष निकाला था कि जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसकी आकृति में बदलाव आ जाता है। Having performed all the above activity, you would have raised the force. अब जितना भी हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है, अभी तक हमने बल के बारे में जो कुछ पढ़ा उससे हमें क्या पता चला। ठीक है, उपरोक्त सभी क्रियाकलाप कर लेने के पश्चात अब आप समझ गए होंगे कि बल क्या करता है। मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। बल क्या करता है, बल जो है एक वस्तु को जो है विराम अवस्था से गति में लाता है, किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है। ठीक है, तो जो आपके बल होता है वो किसी भी वस्तु को विराम अवस्था से क्या करता है, गति में लाता है, यानी गतिमान करता है। और may change the speed of an object if it is moving. ठीक है, और हमने क्या पढ़ा, वो क्या कर सकता है, जैसे हमने पढ़ा कि गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, यानी रुकी हुई वस्तु को गतिमान कर सकता है और गतिमान वस्तु की जो स्पीड है, जो चाल है, उसमें वो क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन ला सकता है, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट, may change the direction of motion. ठीक है, क्या कर सकता है, बल क्या कर सकता है, बल वस्तु की जो दिशा है, यानी वस्तु गति कर रही है किसी एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर दिशा में, वो चल रही है, किसी दिशा में चल रही है, तो बल लगाने के कारण हम क्या कर सकते हैं, उसकी दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं, जो आपके हॉकी प्लेयर होते हैं जब वो खेल रहे होते हैं तो क्या करते हैं, खिलाड़ी बॉल को पास करते हैं, एक से दूसरे पर पास करते हैं। तो जब वो पास करते हैं तो हॉकी के जो प्लेयर होते हैं वो हॉकी की मदद से क्या करते हैं, आपकी जो बॉल होती है उसे रोकते हैं, बल लगाकर रोकते हैं और फिर उसे दूसरे दिशा में क्या करते हैं, गतिशील करते हैं, या उसे उस दूसरी तरफ जो है दूसरे खिलाड़ी पे भेजते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, वो बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, फोर्स के माध्यम से ही वो बॉल को रोकते हैं और दूसरी दिशा में दूसरे प्लेयर को बॉल जो है वो पास करते हैं, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकते हैं। अब हमने अभी बहुत सारे उदाहरण देखे थे, जैसे आप जानते हैं
कि जब आप रोटी बनाते हैं तो जो आपका आटा होता है, आटे का जो गोला होता है, उस पे आप क्या करते हैं, बेलन से बल लगाते हैं। बल लगाने के कारण जो आटे का गोला है वो कैसा हो जाता है, रोटी बन जाती है, यानी चपटा हो जाता है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से अगर हम स्प्रिंग की बात करें, मान लीजिए आपके पास एक स्प्रिंग है, मान लीजिए स्प्रिंग है, आपने क्या किया, इस स्प्रिंग को नीचे की ओर खींचा, ठीक है, नीचे की ओर खींचा, क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। बल लगाने के कारण क्या होगा, आप देखेंगे कि आपका जो स्प्रिंग है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने स्प्रिंग में बल लगाया, फोर्स लगाया, इस फोर्स के कारण क्या हुआ, स्प्रिंग के आकार में परिवर्तन आ गया, ठीक है। तो स्प्रिंग के आकार में परिवर्तन कब आया, जब बल लगाया गया, फोर्स लगाया गया। तो फोर्स लगाने से, बल लगाने से वस्तु के आकार में परिवर्तन आता है। और क्या होता है, may cause some और all of these effects, इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभाव को उत्पन्न कर सकता है। यानी जितने भी प्रभाव हमने यहाँ पे पढ़े, क्या क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि जो बल है वो जो वस्तु विराम अवस्था है उसे गतिमान कर सकता है, ठीक है, और क्या कर सकता है, जो गतिशील वस्तु है, जो वस्तु चल रही है उसकी चाल में परिवर्तन कर सकता है, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकता है। यानी ये सारे इफेक्ट्स ये प्रोड्यूस कर सकता है, दो एक साथ कर सकता है या कुछ कर सकता है, ठीक है। तो बल के कारण आप ये सारे बदलाव किसी वस्तु पर देखते हैं, ठीक है। While a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these actions can take place without the action of a force. अब क्या कहा गया है कि हमने क्या पढ़ा है, हमने देखा कि जो बल है, बल के कारण क्या होता है, अनेक प्रभाव पड़ते हैं। जैसे रुकी हुई वस्तु, ठीक है, जब आप क्या करते हैं, एक बॉल लेते हैं और आप क्या करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड के साथ खेलना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, बॉल को किक करते हैं, अपने फ्रेंड को पास करते हैं। तो पहले बॉल कैसी थी, रुकी हुई थी, आपने उसे किक किया, फोर्स करा और वो क्या करने लगी, गतिशील हो गई या गतिमान हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि बल के कारण बॉल गतिशील हो गई। फिर इसी तरीके से हमने बात करी कि कोई जो है बॉल चल रही है, उसकी स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं बल लगा के। जैसे मान लीजिए आपने कोई टायर लिया, आप टायर से खेलते हैं, टायर को आप घुमाते हैं, ठीक है, घुमा रहे हैं, पीछे से उसे डंडी मार रहे हैं या किसी स्टिक से उसे पीछे से पीट रहे हैं, तो क्या होता है, आपके जो टायर है वो लगातार चलता रहता है, उसकी स्पीड भी बढ़ती है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, छड़ के माध्यम से या जो आपकी डंडी है या जो लकड़ी है उसके माध्यम से आपने जो है, जो आपका टायर है उसकी स्पीड को बढ़ाते। तो यहाँ पे भी आपने बल का यूज किया, फोर्स लगाया और फोर्स के कारण ही आपका टायर आगे गतिमान होता है। हमने क्या देखा कि जो आपका बल लगाया हमने, उससे वस्तु के आकार में भी क्या आ गया, चेंज आ गया, यानी परिवर्तन आ गया। तो ये सारे के सारे जो भी हम इफेक्ट देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि वस्तु चलती है वो रुक जाती है, रुकी हुई वस्तु चलने लगती है, या वस्तु की जो गति है उसमें चेंज आता है, उसमें बदलाव आता है, बढ़ती है या फिर घटती है, या वस्तु के आकार में परिवर्तन आता है। तो ये हमेशा बल के कारण ही होता है, बगैर बल के ऐसा होना संभव नहीं हो पाता। Thus, an object cannot move by itself. इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हमने यहाँ पे जितने भी उदाहरण देखे, जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, उनसे हम क्या समझ सकते हैं कि जब भी कोई वस्तु गतिमान होती है, चलती है, वो बगैर बल के नहीं चल सकती या अपने आप नहीं चल सकती। यानी वहां पे कुछ ना कुछ बल, किसी ना किसी रूप में बल लगाना पड़ता है ताकि वो गतिमान हो सके, ठीक है। इट कैन नॉट चेंज स्पीड बाय इटसेल्फ। इसी तरीके से इसकी जो स्पीड है, इसकी जो चाल है, उसको भी हम नहीं बदल सकते।
इट कैन नॉट चेंज डायरेक्शन बाय इटसेल्फ, अपने आप इसकी दिशा नहीं बदल सकती, एंड इट कैन नॉट चेंज शेप बाय इटसेल्फ, और इसी तरीके से हम वस्तु के आकार को भी जो है, वस्तु जो है अपने आकार को भी अपने आप बदल नहीं सकता। यानी इन सब चीजों के लिए बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ स्मरण रखना आवश्यक है कि यद्यपि बल इनमें से एक या अधिक प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकती, अपने आप दिशा परिवर्तित नहीं कर सकती, और अपनी आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकती। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बल के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से बल क्या करता है, वस्तु की जो है गति की अवस्था में परिवर्तन करता है, वस्तु के आकार में परिवर्तन करता है, ये हमने देखा। अब हम बात करेंगे बल के प्रकार की। ठीक है, अभी तक बल का प्रभाव देखा गया, बल क्या होता है, बल का क्या क्या प्रभाव है, बल के कारण किसी भी वस्तु में क्या क्या चेंजेस, क्या क्या परिवर्तन आते हैं, और अब हम बात करेंगे बल के प्रकार। तो जब हम बल के प्रकार की बात करते हैं तो बल आप सिंपल लैंग्वेज में जानते हैं पुश और पुल होता है। ठीक है, अपकर्षण या अभिकर्षण को हम बल कहते हैं। बल हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, पहला है कांटेक्ट फोर्स यानी संपर्क बल, दूसरा है असंपर्क बल यानी नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो अगर हम बात करें पहले कांटेक्ट फोर्स यानी संपर्क बल की, तो कांटेक्ट या संपर्क से ही आप समझ सकते हैं कि ये जो बल है तब लगता है जब दो वस्तुओं के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, यानी दोनों आपस में संपर्क में होती है, एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है, तभी यह बल लगता है। इसी प्रकार से असंपर्क बल की बात करें, नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात करें, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन से फोर्स होते हैं, कौन से बल होते हैं? ऐसे फोर्स जो ऐसी वस्तु पे लगते हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, यानी दोनों डायरेक्ट संपर्क में नहीं है। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसके अनेकों एग्जांपल हैं, जैसे कि आपका मस्कुलर फोर्स। उदाहरण के लिए आप साइकिल चलाते हैं, ठीक है, साइकिल चलाते हैं, साइकिल कैसे चल रही है? पहले तो साइकिल रुकी थी, आपने साइकिल चलाई, कैसे चल रही है? आप अपने पैरों से क्या कर रहे हैं? साइकिल के पैडल को चला रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। घूमने के कारण क्या हुआ? किस कारण घूमे? आपने अपने पैरों से क्या लगाया? उसमें बल लगाया, फोर्स लगाया, और वो पैडल घूमने लगे, तो आपकी साइकिल चलने लगी। तो यहाँ पर जो है कौन सा आपने बल लगाया? पेशीय बल, मस्कुलर फोर्स, जो कि किसकी पेशियां थी? पैरों की, आपके लेग्स की। तो यहाँ पे क्या हुआ? आपके जो पैर हैं वो आपके साइकिल के पैडल के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, वो उसे घुमा रहे हैं, बल लगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? पेशीय बल। और पेशीय बल किसका उदाहरण है? कांटेक्ट फोर्स यानी संपर्क बल का। इसी तरीके से अगर हम स्प्रिंग फोर्स की बात करें तो स्प्रिंग फोर्स भी आपका क्या है? एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स है। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि ये जो खिलौना है, ठीक है, ये आपका क्या है? जोकर है, जो कि खिलौने के अंदर था और उसके नीचे क्या था? स्प्रिंग लगी हुई थी। बॉक्स कैसा था? बंद था। आपने बॉक्स खोला, जैसे ही आपने बॉक्स खोला तो क्या हुआ? एकदम से ये बाहर निकला। एकदम से बाहर निकला, क्यों निकला? स्प्रिंग फोर्स के कारण। ठीक। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स की अगर हम बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स भी एक प्रकार का संपर्क बल है। यहाँ पर अगर हम फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल की बात करें तो घर्षण बल कब लगता है? जब भी आपकी दो सतह आपस में कांटेक्ट में होती है। मान लीजिए कि आपने एक बॉल ली, ठीक है, बॉल को आपने फर्श पे रखा और उसे बल लगाया, फोर्स लगाया। अब फोर्स लगाने के कारण आपकी जो बॉल है वो चलने लगी, गतिमान होने लगी। धीरे 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 करके क्या हुआ? कुछ दूरी चलने के बाद वह रुक गई। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए फर्श है, ये बॉल है, ये गोल गोल घूम रही है, गतिमान हो रही। थोड़ी देर बाद क्या हुआ?
कुछ दूरी तय करने के बाद बॉल रुक गई। अब रुकती क्यों है बॉल? यहाँ से आपने धक्का दिया, अब जब ये गतिमान होती है तो ये जो बॉल की सतह है और जो फर्श की सतह है दोनों आपस में कांटेक्ट में, संपर्क में है। अब जब ये चलने लगती है तो क्या होता है, इस तरीके से चल रही है तो एक बल लगता है जो कि बॉल की गति की दिशा के विपरीत दिशा में बल लगता है। क्या कहा मैंने? एक बल लगता है जो बॉल की गति की विपरीत दिशा में बल लगता है, और ये जो बल होता है वो बॉल की गति को कम करने की कोशिश करता है, उसका विरोध करता है और उसे रोकता है। यही आपका घर्षण बल होता है। तो घर्षण बल कब लगता है? जब दो वस्तुएं आपस में कांटेक्ट में है, संपर्क में है, गतिमान होती हैं, तो जिस तरफ वस्तु गति कर रही होती है उसके विपरीत दिशा में एक बल लगता है जो इसकी गति का विरोध करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल। इसी तरीके से जो आपका स्प्रिंग फोर्स है वो आपके स्प्रिंग्स में होता है, स्प्रिंग के कारण होता है, और मस्कुलर फोर्स जो है वो आपकी मसल्स, पेशीय बल आपकी पेशियों, मांसपेशियों के कारण, आपके हाथ, आपके पैर, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये एथलीट है, इसने क्या किया? वेट को उठाया। तो वेट को किससे उठा रहा है? हाथों से। बल कहाँ से लग रहा है? हाथों से, हाथों की मसल्स के कारण। तो पेशीय बल लगा और क्या किया इसने? अब वेट उठाया। तो जो आपका मांसपेशियों से लगता है बल वो पेशीय बल हो गया, स्प्रिंग के कारण जो बल लगता है वो स्प्रिंग फोर्स हो गया, और जो फ्रिक्शन यानी घर्षण के कारण बल लगता है या जो आपकी गति के विरुद्ध जो बल लगता है उसे हम जो है फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल कहते हैं। Contact force is a force that is applied by object in contact with each other. संपर्क बल एक बल है जो वस्तुओं द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लगाया जाता है। तो संपर्क बल कौन सा बल है? संपर्क बल वह बल है जो वस्तुओं द्वारा एक दूसरे के संपर्क में आने पर लगाया जाता है, यानी जब भी वस्तुएं एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं तो जो बल लगता है वही आपका संपर्क बल कहलाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम मस्कुलर फोर्स की बात करते हैं, पेशीय बल की बात करते हैं। तो पेशीय बल क्या है? अभी हमने डिस्कस किया, वह बल जो मसल्स यानी पेशियों के कारण, मांसपेशियां जो होती है उनके कारण आपका बल लगता है। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, आप क्या करते हैं? आप पानी का जो है, मान लीजिए एक बर्तन में पानी लेते हैं या बाल्टी में पानी लेते हैं, उसे उठाते हैं। कैसे उठाते हैं? अपने हाथों से उसे उठाते हैं। तो जब आप अपने हाथों से उसे उठाते हैं तो कौन सा बल लगता है? आपकी हाथों की मांसपेशियों से बल लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं? जो है पेशीय बल कहते हैं। इसी तरीके से आप जैसे डंबल उठा, ठीक है, डंबल आप उठा रहे हैं तो आप अपने हाथों से डंबल उठाते हैं, और कौन सा बल लगता है इसमें? आपके पेशीय बल, क्योंकि ये जो बल है वो आपकी मांसपेशियों के कारण लगता है। इसी तरीके से जब आप साइकिल चलाते हैं, पैडल चलाते हैं, तो आपके पैरों की मांसपेशियों के कारण आप क्या करते हैं? पैडल पे बल लगाते हैं और आपकी साइकिल चल पाती है, ठीक है। तो ये भी आपका उदाहरण है पेशीय बल का, ठीक है, मस्कुलर फोर्स। The force resulting due to the action of muscles, the force resulting due to the action of muscle is known as muscular force. हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं, यानी मस्कुलर फोर्स कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मस्कुलर फोर्स क्या होता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, ठीक है, नोट करें। It is the muscular force that enable us to perform all activities involving movement or bending of our body. क्या कहा गया है? वह पेशीय बल ही होता है जिसके कारण हम सारे के सारे क्रियाकलाप कर सकते हैं, सारी सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि भागना, दौड़ना, ठीक है, शरीर का जो मोशन है, मूवमेंट है, मुड़ना वगैरह, सब हम किसके कारण कर पाते हैं? पेशीय बल के कारण। पेशीय बल से ही हम अपने क्रियाकलाप करने योग्य बनता है, हमारा शरीर क्रियाकलाप करने योग्य बनता है।
इन क्रियाकलापों में शरीर की गति तथा मुड़ना भी सम्मिलित है। Since muscular force can be applied only when it is in contact with the object, it is called contact force. क्या कहा गया है कि मस्कुलर फोर्स यानी पेशीय बल कब लगता है? जब ये वस्तु के कांटेक्ट में होती है, यानी जब हमारे जो है बॉडी का कोई हिस्सा मस्कुलर के कांटेक्ट में होता है, किसी वस्तु के कांटेक्ट में होता है, तो क्या होता है? तब आपका पेशीय बल लगता है। तो आपका जो पेशीय बल है वो क्या है? एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, क्योंकि ये तब लगता है जब भी हमारा शरीर किसी वस्तु के कांटेक्ट में होता है। जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो कांटेक्ट फोर्स है, इसका पहला उदाहरण क्या है? आपका मस्कुलर फोर्स, क्योंकि मस्कुलर फोर्स तभी लगता है जब भी आपकी जो बॉडी है वो किसी चीज के कांटेक्ट में होती है, ठीक है, नोट करें। अब अगर हम मस्कुलर फोर्स की बात करें तो मस्कुलर फोर्स का उपयोग सिर्फ हम ही नहीं करते, बल्कि जो आपके जानवर होते हैं, जो जंतु या पशु होते हैं, वो भी इसका यूज करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। जितनी भी उनकी फिजिकल एक्टिविटी होती है वो सारी पेशीय बल के कारण ही होती है। जैसे आपने देखा होगा घोड़ा गाड़ी होती है, बैल गाड़ी होती है, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे जो आपके बैल हैं या घोड़े हैं वो क्या करते हैं? वो जो है आपके जो भी गाड़ी है उसे खींचते हैं। तो खींचते कैसे हैं? जो है पेशीय बल का उपयोग करके ही खींचते। यानी अगर हम बात करें, जो बैल है वो खेत जोतते हैं, या जो है गाड़ी को उधर से उधर ले जाते हैं, घोड़े में आप बैठ के जाते हैं, तो वो सब किसका यूज करते हैं? अपने पेशीय बल का, यानी मस्कुलर फोर्स का। Animals also make use of muscular force to carry their physical activities and other tasks. यानी पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलापों तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। Animal like bullocks, horses, donkeys and camels are use it for various tasks of us. बैल, घोड़े, गधे और ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन परफॉर्मिंग दीज टास्क दे यूज मस्कुलर फोर्स, यानी इन क्रियाकलापों को करने में या इन कार्यों को करने के लिए वो किसका उपयोग करते हैं? पेशीय बल का उपयोग करते हैं। यानी सिर्फ मानव ही नहीं, बल्कि जो पशु हैं, जो जंतु हैं, वो भी क्या करते हैं? वो भी पेशीय बल का यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रकार के संपर्क बल की ओर, जो है आपका घर्षण बल। घर्षण बल का हमने एक उदाहरण देखा। क्या देखा? जब भी आप क्या करते हैं, एक बॉल को फर्श पर रखते हैं और उसे धक्का देते हैं, तो वो गतिमान होता है और कुछ दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। तो वो रुकता क्यों है? घर्षण बल के कारण। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी जो है बड़े डब्बे को धक्का देके उसे खिसकाना चाहते हैं, तो क्या होता है? आपका जो बॉक्स होता है वो आसानी से खिसकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पे घर्षण बल लगता है। तो यहाँ पे घर्षण बल कब लग रहा है? जब दो वस्तुओं की सतह, यानी फर्श और बॉक्स की सतह या बॉल और फर्श की सतह आपस में कांटेक्ट में है, तो क्या लगता है? घर्षण बल लगता है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन इज अ फोर्स exerted by the surface. Friction is the force exerted by the surface against the motion of a body across its surface. यानी घर्षण एक ऐसा बल है जो कि वस्तु पे लगता है जब दो वस्तुएं जो है आपस में सरफेस में क्या करती हैं? एक दूसरे के अगेंस्ट या एक दूसरे के विपरीत गति करती है।
तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है वह एक ऐसा बल है जो वस्तु की गति की विपरीत दिशा में क्या करता है, लगता है। ठीक है, अ फोर्स एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी वह बल जो वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगता है वही आपका घर्षण बल होता है। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि ये बच्चा है, वो क्या कर रहा है, एक उसका बॉक्स है जिसमें उसने किताबें रखी। अब वो क्या कर रहा है, उसे धक्का दे रहा है ताकि वो मूव करे आगे की ओर। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये आपका आसानी से आगे मूव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि एक बल लग रहा है जो इसकी दिशा के विपरीत दिशा में यानी इस तरफ लग रहा है, जो इसके मोशन को, गति को रोक रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, घर्षण। ठीक है, घर्षण बल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, आपका घर्षण। ठीक है, नोट करें। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन के अलग अलग टाइप। तो हमारे पास तीन प्रकार के फ्रिक्शन है, तीन प्रकार के घर्षण बल होते हैं। कौन कौन सा, स्थैतिक घर्षण यानी स्टैटिक घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, यानी आपका सर्पी घर्षण, और रोलिंग फ्रिक्शन यानी लोटने घर्षण। सबसे पहले बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण। स्टैटिक यानी स्थैतिक, यानी वह घर्षण जो कि तब लगता है जब वस्तु एक जगह पर रुका होता है। ठीक है, मान लीजिए एक बहुत बड़ी सी आपका जो है बॉक्स है, बहुत भारी बॉक्स है, उसको फर्श पे रखा गया। आप उस पे धक्का दे रहे हो, बल लगा रहे हो, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो गति नहीं कर रहा है, मोशन ही नहीं कर पा रहा है। तो आप तो यहाँ से बहुत बल लगा रहे हो लेकिन वो गति नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपकी वस्तु गति क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि जिस दिशा में आप बल लगा रहे हो उसके विपरीत दिशा में एक जो है बल लग रहा है, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं, जिस कारण ये वस्तु मूव नहीं कर रही है, गति नहीं कर रही। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन या जो है स्टैटिक घर्षण होता है, इसमें क्या होता है, इसमें वस्तु गतिमान नहीं होती है, वस्तु मूव नहीं करती है। तो जब भी वस्तु मूव नहीं करती है उस समय वस्तु पे जो घर्षण लगता है वह आपका स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्टैटिक घर्षण होता है। अब आपने क्या किया, बल को बढ़ा दिया। बढ़ाने के कारण क्या हुई, आपकी वस्तु थोड़ा थोड़ा स्लाइड करने लग गई। जैसे हम स्लेज की बात कर लेते हैं। स्लेज में हमने एक साइड से क्या किया, बल लगाया, और बल लगाने के कारण आपका जो स्लेज है वो फिसलने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लेज गति करने लगा, फिसलने लगा। तो यहाँ पर जो एक फ्रिक्शन लगेगा, एक बल लगेगा, जो इसकी स्लाइडिंग मोशन यानी जो इसकी दिशा है, गति की जो दिशा है उसकी विपरीत दिशा में लगेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी सर्पी घर्षण। तो सर्पी घर्षण कब लगता है, जब वस्तु क्या करती है, स्लाइड करती है। ठीक है, जब वस्तु क्या करती है, स्लाइड करती है, तो कौन सा घर्षण लगता है, आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी सर्पी घर्षण। ठीक है, नेक्स्ट आपका है रोलिंग फ्रिक्शन यानी फ्लोटिंग घर्षण। अब आपने देखा है कि बॉल कैसे घूमती है, गोल गोल, जब वो गति करती है तो गोल गोल घूमती है, गोल गोल घूमती है। तो यहाँ पर जब भी वस्तु पे हम बल लगाते हैं और बल लगाने के कारण वस्तु का मोशन कैसा होता है, गति कैसी होती है, रोलिंग, यानी वो गोल गोल घूम रही है। तो जब भी कोई वस्तु गोल गोल घूमती है उसकी जो है रोलिंग मोशन की दिशा के विपरीत दिशा में, लौटने जो गति है उसके विपरीत दिशा में जो घर्षण लगता है वही क्या होता है, आपका रोलिंग फ्रिक्शन यानी लौटने घर्षण। तो आपको ध्यान रखना है कि तीन प्रकार के घर्षण होते हैं, स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग, यानी स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लौटनी घर्षण। स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थैतिक घर्षण कब लगता है, जब भी वस्तु गति नहीं कर रही होती। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब वस्तु स्लाइड कर रही होती है, और रोलिंग फ्रिक्शन जब भी वस्तु रोल कर रही होती है यानी गोल गोल घूम रही होती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, नोट करेंगे।
तो बच्चों आज हमने ये देखा कि किस तरीके से बल के कारण जो बल होता है अगर हम किसी भी वस्तु पे लगाएं तो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन आता है। और हमने ये भी देखा कि जो आपका बल है वो वस्तु के आकार में भी परिवर्तन ला सकता है। इसके बाद हम बात कर रहे थे बल के प्रकार की, जिसमें हमने कांटेक्ट फोर्स यानी संपर्क बल के बारे में पढ़ा। संपर्क बल में हमने पेशीय बल और घर्षण बल के बारे में पढ़ा, उसको थोड़ा डिटेल में समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम घर्षण बल को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। हम घर्षण बल के बारे में बात करेंगे, इसके गुण क्या होते हैं, इसके दोष क्या होते हैं, ठीक है, ये सब चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।